सवात में एक अच्छा गेस्ट हाउस तलाश करने में इन्हें ज्यादा देर नहीं लगी थी। समीना ने कमरे में पहुंचते ही खुद को बिस्तर पर ढेर कर दिया। वो खासी थक चुकी थी क्योंकि रास्ते में सड़क पर बर्फ के तोदे गिरने से एक जगह रोड ब्लॉक हो गया था। इसीलिए इन्हें तकरीबन 2 घंटे वहां रुकना पड़ा। नवीद कई घंटे पहले वहां पहुंच गया था। उसे महकमे की जानिब से सरकारी बंगला अलाट हुआ था। अली ने फोन करके उसे भी गेस्ट हाउस में बुला लिया। वो दोनों कुछ देर लुत्फ अंदोज होने के लिए बाहर निकल गए। समीना इस वक्त तक सो चुकी थी, इसलिए उसको जगाना उन्होंने मुनासिब न समझा। कितना खुशगवार नजारा है। ठंडी ठंडी फरहत बख्श हवा दिल में अजीब सा एहसास पैदा कर रही है। ये रूह अफ़ज़ा हवा की लहरें दिलों में मौजूद खस्ता अरमानों को जिला बख्शती हैं, उसके अंदर नई ख्वाहिशात को जन्म देती हैं। नवीद ने माहौल से भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज होकर कहा, बिल्कुल, हम लोग काम और बस काम की रट लगाए रखते हैं और नतीजा इन रूह परवर लम्हों से दूर हो जाते हैं। इस तरह हम अपने अंदर की तवानाइयां जंग आलूद कर लेते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि फितरत के मीठे को सुन सकें, महसूस कर सकें और इन्हें अपनी रूह की गहराइयों में उतार सकें। इसके बरक्स ट्रैफिक के बेहंगम शोर में हम ज्यादा मुतमईन हैं। मेरा जाती ख्याल है कि फितरत से हम जितना दूर होंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, अली ने किसी फलसफी की तरह कहा। बेशक फितरत तो हर लम्हा इंसान का साथ देती है और साथ रहेगी, मगर इंसान रोजमर्रा के बखेड़ों में पड़कर खुद ही इससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। नवीद ने कफे अफसोस से कहा। यार, एक मशवरा दूं तुम्हें, अली ने अचानक पूछा। क्या? अब कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम भी शादी कर ही लो। तमाम उम्र यूं ही अकेला रहने का इरादा है क्या? सोच तो रहा हूँ, मगर कोई अच्छी सी लड़की भी तो मिले, नवीद ने संजीदगी से कहा। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है यार। एक अच्छा जीवन साथी इंसान के लिए कितना जरूरी है, ये बात तुम्हें शादी के बाद ही पता चलेगी। काफी देर हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। वैसे भी ठंड अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, नवीद ने अचानक मौजू से हटकर कहा। हाँ, ठीक कहा तुमने, अब हमें वापस चलना चाहिए। समीना जाग गई तो मुझे वहां ना पाकर परेशान होगी, अली ने कलाई की घड़ी पर एक निगाह डालते हुए कहा, जिस पर 11:15 बज रहे थे। फिर वो दोनों वापसी के लिए मुड़ गए। 5 दिन दोनों मियाँ बीवी ने खूब सैर सपाटा करते हुए गुजारे। छठे दिन अली को उसके असिस्टेंट की कॉल आई, जिसने अली को दुबई के एक ऐसे शख्स के मुतालिक बताया जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। बहुत ज्यादा दौलतमंद था और दुबई में काफी शोहरत थी उसकी। वो बहुत बड़ी मिकदार में माल खरीदने का ख्वाहिशमंद था। उससे डील करके अली को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था और मुस्तकबिल में दुबई जैसे मुल्क में अपना माल एक्सपोर्ट करने में उसे सहूलत मिल जाती। वो शख्स, जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था, सिर्फ 2 दिन के लिए रुक सकता था। अली किसी कीमत पर यह मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया, मगर उसने आर्जी तौर पर वापस जाने का मंसूबा बनाया था, इसलिए वो समीना को वहीं छोड़े जा रहा था। उसने नवीद को अपनी वापसी तक समीना का ख्याल रखने के लिए कह दिया। दर हकीकत वो सिर्फ उसी के भरोसे समीना को वहाँ छोड़े जा रहा था। नवीद ने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद समीना का ख्याल रखने की हामी भर ली। समीना को अली ने तब बताया जब वो फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल रहा था। वो उससे थोड़ी नाराज हुई, मगर मौके की नजाकत को समझकर खामोश हो गई। समीना को कुदरत ने अचानक एक मौका फराहम कर दिया था। शोहर के जाने के बाद वो खुद को एक ऐसे पंछी की तरह महसूस करने लगी जो नया नया पिंजरे से आजाद हुआ हो। वह बहुत जल्द नवीद की बाहों में होगी। इससे आगे वो कुछ और ना सोच सकी। अगरचा नवीद अपने कामों में उलझा था, मगर समीना के लिए कुछ वक्त निकालना जरूरी था। उसने जल्दी जल्दी उस दिन का दफ्तरी हिसाब किताब निपटाया और अपनी सरकारी जीप लेकर गेस्ट हाउस की तरफ निकल खड़ा हुआ। सरकारी बंगले से उस गेस्ट हाउस का फासला बहुत ज्यादा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो गेस्ट हाउस में उनके कमरे के दरवाजे पर मौजूद था। उसने दस्तक दी, मगर जब काफी देर दरवाजा ना खुला तो वो खुद ही उसे खोलकर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि वो लॉक नहीं था। अंदर कमरे में समीना मौजूद नहीं थी। वो एक सोफे पर बैठ गया। अटैच बाथ से चूंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो नहा रही होगी। वो टेबल पर से मैगजीन उठाकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। जिस सोफे पर वो बैठा था वो बाथरूम की अपोजिट था। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर निकली तो नवीद ने ध्यान न दिया। वो सिर्फ एक तौलिया में लिपटी थी। वो दबे पांव उसके नजदीक आई और अपने नर्मो नाजुक हाथों से उसकी आंखों को ढक लिया। ये क्या हरकत है भाभी, प्लीज हटाइए अपना हाथ। उसने समीना के हाथ पकड़कर इन्हें हटाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। उसकी मतरन्नम हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। भाभी प्लीज हटाइए ना, नवीद ने कदरे झंझलाहट से कहा। इतना घबरा क्यों रहे हो?
समीना ने अपना चेहरा उसके कान के नजदीक ले जाकर सरगोशी की। क्या मेरे हाथ इतने ही बुरे हैं? नवीद ने कोई जवाब ना दिया और वो उसके इस रवैये से बहुत परेशान था जो यकलख्त इस पर जाहिर हुआ था। वो एक अदा से चलती हुई इसके सामने सोफे पर बैठ गई। उसको यूं नीम बरहम देखकर वो निगाहें चुराने लगा। भाभी आप पहले कपड़े तो बदल लीजिए, फिर बात करेंगे। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। सर्दी के बावजूद उसे पसीना आने लगा। क्या पियोगे? वो उसकी हालत से लुत्फअंदोज होते हुए बोली। ठंडा या फिर गर्म? समीना ने बेतकल्लुफी से सोफे पर दोनों टांगे बिछाकर लेट गई। रहने दीजिए भाभी, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं बंगले से सूप पीकर निकला था। वो खुद में हिम्मत यकजा करते हुए बोला। नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों की बनी चाय पिलाऊंगी। उसने इतना कहा और वहाँ से उठ गई। जब वो वापस आई तो सुर्ख रंग की साड़ी में मलबूस थी और होंठों पर हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक भी नजर आ रही थी। उसने चाय का कप नवीद को पकड़ा दिया। ऐसा करते हुए उसने जानबूझकर अपना हाथ नवीद के हाथ से मस किया। नवीद के बदन में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। इस बार वो उसी सोफे पर बैठी थी जिस पर नवीद बैठा हुआ था। वो धीरे से खिसक कर थोड़ा परे हो गया क्योंकि वो उसके साथ तकरीबन चिपक कर बैठ गई थी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? वो चाय की चुस्की लेते हुए बोली। नहीं तो बस ऐसे ही, वो हकलाहट अमेज अंदाज में बोला। उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। कुछ तो है? समीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। कहा ना कुछ नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नवीद को उसकी ये हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। अली ने मुझे कहा था कि आपका ख्याल रखूं, शाम तक मैं आपके साथ ही हूँ। ये तुम आप आपकी क्या रट लगाए रखते हो? समीना ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम मुझे तुम कहकर पुकारो? नवीद ने कोई जवाब ना दिया। प्लीज मुझे तुमसे मुखातब किया करो, वो जज्बाती अंदाज में बोली। ये आपको अचानक क्या हो गया है भाभी? आप आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? समीना ने कोई जवाब ना दिया बल्कि वो उससे प्यार भरी नजरों से तकने लगी। नवीद उसके इस तरह देखने का मफहूम कुछ समझ पाया और कुछ नहीं। वो सोफे पर से उठते हुए बोला। लगता है आपकी, फिर मुझे आप कह रहे हो? नवीद, मैंने कहा है ना मुझे तुम कहा करो, समीना ने उसे टोकते हुए कहा। मैं कह रहा था कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो कुछ देर आराम कर लो, मैं फिर आ जाऊंगा। इस दफा नवीद ने उसे तुमसे मुखातब करते हुए कहा। वो फिलहाल हर कीमत पर उससे जान छुड़वाना चाहता था। वो जाने के लिए मुड़ा मगर समीना ने उसका बाजू थाम लिया। ये क्या नवीद, क्या तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर जाओगे? अभी तुम कह रहे थे कि शाम तक मेरे साथ हो और अब अचानक। उसके लहजे में हसरत कूट कूट कर भरी थी। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, मगर जो राय तुम्हारे दिल में मेरे मुतल्लिक है मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं रिश्तों की कदर जानता हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त की बीवी हो, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी हद फलांगने से पहले ये सोच लेना कि तुम शादीशुदा हो, और शादीशुदा औरत को ये सब जेब नहीं देता कि वह अपने शोहर के अलावा किसी और मर्द का ख्याल तक भी जहन में लाए। और तुम्हारी बातें यही जाहिर कर रही हैं कि तुम। उसने दो टोक बात करते हुए कहा। अब मैं जा रहा हूँ, जब तबीयत ठीक हो जाए तो बुला लेना। मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास होगा। और एक बात, अगर दोबारा ऐसी फजूल हरकतें करनी ना तो मुझे मत बुलाना। उसने अपना बाजू एक झटके के साथ समीना की गिरफ्त से छुड़ा लिया और सरत के साथ कमरे से बाहर निकल गया। समीना होंकों की तरह इसे देखे जा रही थी। मुंह से कुछ ना बोली, अल्फाज इसके गले में जैसे अटक कर रह गए थे। नवीद ने जैसा बर्ताव उसके साथ किया था वैसा तो उसके ख्वाब में भी नहीं था। ना नवीद, तुम इस तरह नहीं जा सकते, तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा। नहीं तो मैं मर जाऊंगी मैं। वो फूट फूट कर रो दी। समीना की बहकी बातों और नाजेबा हरकतों ने नवीद को वाकई हैरत में डाल दिया था। इससे पहले तो इसने किसी लग्जिश का मुजाहरा नहीं किया था, मगर अब अचानक उसने कभी सोचा भी नहीं था कि समीना एक ऐसी लड़की होगी। अली पर उसे हमेशा रश्क आता था, मगर अब वो उसे दुनिया का मजलूम तरीन इंसान नजर आ रहा था। अली की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, मगर उसे इस बात की कानो कान खबर न थी। समीना के रवैये से उसे अंदाजा हो चुका था कि वो उसके मुतालिक कुछ और ही सोच रही थी। आखिर वो कोई ना समझ तो ना था जो समीना के बदले हुए तेवर न बहमता। वो अली को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर समीना को उसके हाल पर छोड़ दिया गया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। अली को बताऊं या नहीं? क्या वो इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त कर पाएगा? उसने पेन को मेज पर पटकते हुए सोचा। लेकिन जब इसे पता चलेगा कि मैंने सब कुछ जानते हुए भी उसे धोखे में रखा, नहीं, मैं अपने दोस्त को धोखे में नहीं रख सकता। मुझे उसे सब कुछ बताना ही होगा। अली की शेख अब्दुल्ला से डील बहुत फायदेमंद हुई। शेख को उसका माल बहुत पसंद आया था, इसीलिए उसने बहुत बड़ी मिकदार में माल खरीदा, जिससे अली को लाखों का फायदा हुआ था। शेख अब्दुल्ला ने मुस्तकबिल में भी उसका माल खरीदने की यकीन दहानी करवाई थी। वो इस बात पर बहुत खुश था। उसे यहाँ आए एक दिन हो चुका था। अब वो जल्द अज जल्द वापिस अपनी बीवी के पास जाना चाहता था। फ्लाइट दोपहर 2:30 बजे की थी। उसने ज्वेलरी की दुकान से समीना के लिए
प्यारा सा सोने का ब्रेसलेट और एक हीरा जड़ी हुई खूबसूरत सी अंगूठी खरीदी और नवीद के लिए एक प्यारी सी सोने की घड़ी खरीदी। इसके बाद वो अपनी रहाइश गाह की तरफ चल दिया क्योंकि अब 2:30 तक तो सिर्फ इसे इंतजार ही करना था। इसने अपनी रवानगी के मुतालिक फोन करके कुछ ना बताया क्योंकि वो समीना को सरप्राइज देना चाहता था।